15 अप्रैल 2023 रात 10:30 कैमरे चल रहे थे। सवाल पूछे जा रहे थे। सब कुछ लाइव था। बीच में खड़ा था एक ऐसा नाम जिसे देखकर लोग रास्ता बदल लेते थे। तांगे वाले का बेटा कैसे बना डर का बादशाह। सालों का खौफ और सरकार हमेशा एक कदम पीछे। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था। सिर्फ 10 सेकंड और 40 साल का डर। जमीन पर खामोश पड़ा था। लोग देख रहे थे इतनी सुरक्षा के बीच मौत इतनी आसानी से कैसे पहुंच गई। जिस इंसान से कानून भी डरता था उसे सबके सामने खत्म करने की हिम्मत किसने दी। क्या यह सिर्फ गिरोहों की आपसी लड़ाई थी या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज वो सच सामने आएगा जिसे सालों तक दबाया गया। साल 1979, उत्तर प्रदेश का वही पुराना इलाहाबाद जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और उस शहर का एक बदनाम कोना चकिया मोहल्ला। वहीं एक तांगे वाले फिरोज का घर, और उसी घर में पल रहा था एक लड़का। अतीक अहमद। गरीबी थी, तंगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी। पढ़ाई से उसका कोई रिश्ता नहीं था, जैसे किताबों की दुनिया उसके लिए बनी ही नहीं थी। 1979, 17 साल की उम्र, 10वीं में फेल। पर अफसोस नहीं, क्योंकि उसके सपने किताबों से नहीं ताकत से जुड़े थे। उसे चाहिए था पैसा, और वो भी शॉर्टकट से। और फिर रात का अंधेरा, रेलवे लाइनें और मालगाड़ियों से गिरता कोयला। अतीक ने अपना पहला खेल शुरू किया, कोयला चोरी। दोस्तों के साथ अंधेरे में और फिर ब्लैक में बिक्री। लेकिन यही अंधेरा एक दिन खून में बदल गया। पहली बार उसके हाथ लाल हुए। एक हत्या और उसके नाम पर दर्ज हुआ पहला मुकदमा। इलाहाबाद में उस दौर में जुर्म करना आसान नहीं था, लेकिन अतीक समझ चुका था डर ही असली ताकत है। और फिर डर उसका हथियार बन गया। रेलवे के ठेकेदार, हफ्ता वसूली, सीधा नियम, पैसा दो या जान। धीरे धीरे नाम फैलने लगा। 80 का दशक आते आते पुराना इलाहाबाद कांपने लगा। लेकिन सिर्फ अतीक से नहीं, एक और नाम था, खौफ का दूसरा चेहरा, शौक इलाही उर्फ चांद बाबा। पुलिस उसके इलाके में कदम रखने से पहले 10 बार सोचती थी। अगर उसका आदमी पकड़ा जाता तो वो पुलिस स्टेशन पर ही हमला कर देता, बमबारी, और फिर अपने आदमी को छुड़ा लेता। और अतीक शुरुआत में उसे अपना उस्ताद मानता था। वहीं से सीखा उसने जुर्म का असली खेल। 1985। अब अतीक सिर्फ एक नाम नहीं था, वो बन चुका था चांद बाबा का सबसे खतरनाक शूटर। अपहरण, रंगदारी, कत्ल, हर खेल में माहिर। और तभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव आया। 1985 में वीर बहादुर सिंह की सरकार बनी। जंगल राज बढ़ रहा था। खौफ शहर की हवा में घुल चुका था, और इसी खौफ को रोकने के लिए 1986 में उत्तर प्रदेश में पहली बार गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया। चांद बाबा जैसे दिग्गजों के रहते हुए उत्तर प्रदेश के इतिहास का पहला गैंगस्टर एक्ट सीधे एक नाम पर लगा, अतीक अहमद। और फिर एक रात खामोश लेकिन खतरनाक पुलिस आई, दरवाजा खुला और अतीक बिना शोर के उठा लिया गया। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जानकारी नहीं, बस गायब। 3 दिन पूरा शहर खामोश नहीं था, बल्कि अफवाहों से गूंज रहा था। अतीक का एनकाउंटर हो गया, लेकिन तीसरे दिन खेल पलटा। इलाहाबाद का एक रसूखदार सांसद, जिसके काफिले में उस दौर की सबसे महंगी गाड़ियां चलती थीं, दिल्ली से एक फोन गया सीधे लखनऊ सेक्रेटेरिएट, और वहां से इलाहाबाद पुलिस चीफ के केबिन तक। वो लड़का हमारा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। भारी आवाज, छोटा सा आदेश, लेकिन असर तूफान जैसा। और फिर दोपहर होते होते वही लड़का अतीक अहमद इलाहाबाद की सड़कों पर सीना ताने आजाद घूम रहा था। उस दिन एक सोच उसके अंदर जड़ पकड़ चुकी थी। अगर बचना है तो भागना नहीं, बल्कि सिस्टम बनना पड़ेगा।
और फिर साल 1989 प्रयागराज का इलाका राजनीति और खौफ का संगम बन चुका था। चांद बाबा म्युनिसिपल चुनाव जीत चुका था। अब उसकी नजर विधानसभा पर थी। उधर मुलायम सिंह यादव सब समझ रहे थे, खौफ भी और पॉपुलैरिटी भी। ऑफर दिया गया इलाहाबाद वेस्ट सीट, लेकिन खेल यही नहीं रुका। चांद बाबा बोला, नेताजी एक लड़का है, अतीक, बहुत धार है उसमें, टिकट उसे दे दीजिए। मुलायम मुस्कुराए और जवाब सीधा नहीं था लेकिन गहरा था। चांद, अगर तुमने उसे विधानसभा भेज दिया तो कल वो तुमसे बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा कद छोटा पड़ जाएगा। बस यहीं से रिश्ते में दरार पड़ी। फैसला हुआ चांद बाबा खुद चुनाव लड़ेगा। लेकिन जब अतीक को यह बात पता चली तो गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो बगावत बन चुका था। अपने ही उस्ताद के खिलाफ उसने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेशन भर दिया। चुनाव हुए और नतीजों से 4 दिन पहले ही हवा बदल चुकी थी। लोग नाम नहीं डर चुन रहे थे और इस बार डर अतीक के साथ था। चांद बाबा समझ गया तांगे वाले का ये लड़का अब हाथ से निकल चुका है और फिर एक फैसला लिया गया। मौत का फरमान। इलाहाबाद वेस्ट एक ढाबा, साधारण जगह लेकिन खतरनाक पल। अतीक अपने गैंग के साथ चाय पी रहा था। उधर चांद बाबा को भनक लग चुकी थी और वो अपने हथियारों से लैस लोगों के साथ सीधे वहां पहुंच गया। लेकिन अतीक को इस हमले का पहले से अंदाजा था। जैसे ही चांद बाबा वहां पहुंचा, अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। कोई मौका नहीं मिला, कोई बचाव नहीं। अतीक अहमद की बंदूक से निकली गोलियां सीधे चांद बाबा के सीने में जा लगी। कुछ ही पलों में वो आदमी जिसका नाम ही खौफ था जमीन पर गिर चुका था। गुरु अपने ही चेले के हाथों मारा गया। इसके बाद अगले एक हफ्ते में अतीक के लोगों ने चांद बाबा के पूरे गैंग को खत्म कर दिया। एक एक आदमी चुन चुन कर। अब मैदान साफ था। चुनाव के नतीजे आए और इलाहाबाद वेस्ट से अतीक अहमद जीत गया। पहली बार विधायक। अब वो सिर्फ माफिया नहीं था, अब वो था माननीय। प्रयागराज में उसका नाम खौफ की पहचान बन चुका था। जिस रेलवे यार्ड से वो कभी चोरी करता था, अब उसी के स्क्रैप के टेंडर सिर्फ उसके नाम पर निकलते थे। दहशत इतनी थी कि कोई दूसरा ठेकेदार टेंडर भरने की हिम्मत नहीं करता था। 1991, फिर 1993, लगातार जीत। अब उसके पास थी 120 से ज्यादा शार्प शूटर्स की अपनी टीम। धीरे धीरे उसका संबंध बना मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी से। राजनीतिक समर्थन मिलते ही उसका कद और बढ़ गया। वो चौथी बार विधायक बना। लेकिन इसके बाद उसने सिर्फ राजनीति नहीं की, जमीनों पर कब्जा, मकानों पर कब्जा, दुकानों पर कब्जा। रातों रात लोगों की संपत्ति बदल जाती थी। फिर आया 1995, गेस्ट हाउस कांड। उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, लेकिन मायावती इस गठबंधन को तोड़ना चाहती थी। 2 जून 1995 लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस मीटिंग चल रही थी। जब यह खबर फैली कि सरकार गिरने वाली है तो हालात बिगड़ गए। अतीक अहमद के नेतृत्व में भीड़ गेस्ट हाउस पहुंच गई। दरवाजे तोड़े गए, हंगामा हुआ और मायावती के साथ बदसलूकी की कोशिश की गई। अगर उस दिन पुलिस बीच में नहीं आती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। इस घटना ने साफ कर दिया सत्ता और दबाव का इस्तेमाल किस हद तक किया जा रहा था। फिर 1996, सिविल लाइंस, दिन दहाड़े व्यापारी अशोक साहू की हत्या। इस वारदात में नाम आया अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ का। पुलिस उसे पकड़ने निकली, लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड खंगाले गए, पूरी कहानी पलट गई। जिस वक्त अशोक साहू के सीने में गोलियां उतारी जा रही थीं, सरकारी कागज गवाही दे रहे थे अशरफ चंदौली जेल में बंद है। यानी घटना कहीं और मौजूदगी कहीं और। यहीं से शक नहीं, यकीन शुरू हुआ। खेल बहुत बड़ा है। जेल के अंदर अशरफ के नाम पर कोई और हाजिरी दे रहा था और असली आदमी बाहर खुला घूम रहा था। यह सिर्फ जुर्म नहीं था, यह सिस्टम पर कब्जा था। 2000 का दशक आते आते अतीक अहमद इलाहाबाद में एक नाम नहीं, एक ताकत बन चुका था। उसके इशारे के बिना
कुछ नहीं होता था। लेकिन 2002 ने सब बदल दिया। सत्ता आई मायावती के हाथ में और इस बार रुख साफ था, सीधी कार्रवाई। एक ही दिन में 113 से ज्यादा मुकदमे और उसके पीछे लगाया गया। एक सख्त पुलिस अफसर जिसका नाम सुनकर ही लोग सावधान हो जाते थे। अब पीछा सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर शुरू हो चुका था। 7 अगस्त 2002 इलाहाबाद हाईकोर्ट, पेशी का दिन, भीड़, पुलिस और बीच में अतीक। अचानक एक जोरदार धमाका, कोर्ट परिसर हिल गया, पुलिस वाले लहूलुहान, लेकिन जिसे निशाना बताया गया वो बिल्कुल सुरक्षित। और यहीं कहानी मोड़ लेने लगी। कैमरों के सामने अतीक का बयान, सरकार मुझे मरवाना चाहती है, ये सब साजिश है। सीधा आरोप पुलिस पर, लेकिन जांच भावनाओं से नहीं सबूतों से चलती है। एक नाम सामने आया, इकलाक, गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई और फिर जो सच निकला उसने पूरी कहानी पलट दी। यह धमाका बाहर से नहीं अंदर से रचा गया था। मकसद दबाव बनाना और जनता की सहानुभूति लेना। जब एक पुलिस अफसर से पूछा गया क्या यह हमला उन्होंने करवाया, तो जवाब आया अगर ऐसा होता तो वो बचता नहीं। इसके बाद 2004 राजनीति का नया मोड़। मुलायम सिंह यादव ने अतीक को टिकट दिया। सीट फूलपुर, वही ऐतिहासिक सीट जहां से जवाहरलाल नेहरू देश की राजनीति की दिशा तय करते थे। अब उसी सीट पर एक ऐसा नाम था जिसके खिलाफ दर्जनों केस थे, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला नहीं था। अतीक करीब 64,000 वोटों से जीत गया। अब वो सांसद था। दिल्ली में ताकत और इलाहाबाद में पकड़, दोनों उसके पास थे। इलाहाबाद वेस्ट सीट खाली हुई और यहीं एक और चाल चली गई। फैसला सीट भाई को दी जाएगी। अशरफ को उपचुनाव में उतारा गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन यहीं से दरार शुरू हुई। दूसरी तरफ एक नया नाम सामने आया, राजू पाल। रिकॉर्ड साफ नहीं था, वो भी अपराध की दुनिया से जुड़ा था और वो पहले अतीक के ही साथ काम कर चुका था। लेकिन उसमें एक बात थी, वह अतीक से डरता नहीं था। जब उपचुनाव के नतीजे आए तो अतीक अहमद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका भाई अशरफ अहमद बीएसपी के राजू पाल से चुनाव हार गया। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, यह उसके गुरूर पर पड़ा एक सीधा तमाचा था। जिस इलाहाबाद में लोग उसके नाम से कांपते थे, वहीं कोई उसके ही घर को हरा दे। ये बात अतीक के अंदर कुछ तोड़ गई। उसे लगा अगर राजू पाल जिंदा रहा तो उसका खौफ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और फिर 25 जनवरी 2005 सड़क पर चलती एक गाड़ी और अचानक चारों तरफ से घेरते साएं, अतीक के शूटर, हथियार, AK-47 और अगले ही पल गोलियों की बरसात। भरे बाजार में दिन दहाड़े राजू पाल को छलनी कर दिया गया। 19 गोलियां, एक शरीर और हर गोली जैसे एक संदेश। उसके समर्थक खून से लथपथ हालत में उसे एक ऑटो में डालकर अस्पताल की तरफ भागे। 5 किलोमीटर का रास्ता, 4 पुलिस स्टेशन, लेकिन गाड़ी चलती रही और गोलियां भी। खाकी वर्दी बस देखती रही। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस आग के सामने खड़ा हो सके। इस पूरे खौफनाक मंजर का एक गवाह था राजू पाल का चचेरा भाई उमेश पाल, जिसने सब देखा, हर गोली, हर चीख। राजू पाल की मौत के बाद फिर से उपचुनाव हुए। मायावती ने राजू पाल की 9 दिन की विधवा पूजा पाल को मैदान में उतारा। स्टेज पर आंसू, हाथों की मेहंदी और एक टूटी हुई आवाज। लेकिन जिस अशरफ को 2 महीने पहले जनता ने नकार दिया था, उसी अशरफ को इस बार डर ने जिताया भारी मतों से। फिर 2007 आया। उत्तर प्रदेश की सत्ता पूरी तरह बदल गई। मायावती पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनी और वो भूली नहीं थी 1995 का गेस्ट हाउस कांड, जहां अतीक का नाम सिर्फ एक नाम नहीं था। सत्ता में आते ही उन्होंने सबसे पहले अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू किया। फाइलें खुली, रिकॉर्ड निकाले गए और धीरे धीरे अतीक का साम्राज्य टूटने लगा। करोड़ों की संपत्ति जब्त, सिर पर इनाम और वही आदमी
जो कभी पुलिस को अपनी जेब में रखता था, अब एक चूहे की तरह छिपता फिर रहा था, दर दर जान बचाने के लिए। फिर दिल्ली पुलिस ने उसे पीतमपुरा के एक फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया, सलाखों के पीछे अतीक अहमद। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 2008 संसद और एक ऐसी डील जिसने पूरे देश की राजनीति हिला दी। भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील। सरकार बचाने के लिए हर एक वोट जरूरी था। तब मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा फैसला लिया जो सबको चौंका गया। जेल में बंद अतीक को बाहर निकाला गया, पुलिस कस्टडी में सीधे संसद लाया गया ताकि वो वोट डाल सके। लेकिन कहानी यहां मोड़ लेती है। अतीक, जिसे बाहर निकाला गया था, उसी ने गद्दारी कर दी, पार्टी के खिलाफ जाकर वोट डाल दिया और उसी पल एक और रिश्ता खत्म हो गया। मुलायम सिंह ने उसे हमेशा के लिए पार्टी से निकाल फेंका। राजनीति से मिलने वाला सहारा अब खत्म हो चुका था। साल 2017 उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। नई सरकार का रवैया साफ, बिल्कुल साफ, माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। और फिर विधानसभा के पटल पर खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने जो दहाड़ लगाई, उसकी गूंज उत्तर प्रदेश के हर कोने में, हर माफिया के दिल तक पहुंची। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आने वाले तूफान का ऐलान था। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन। अतीक अहमद की 70 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां एक एक कर सरकार के बुलडोजर के नीचे आने लगी। ईंटें टूटती रहीं और साथ में उसका साम्राज्य भी। उसके गुर्गे, जो कभी सड़कों पर खौफ बनकर घूमते थे, अब सलाखों के पीछे धकेले जा रहे थे। लेकिन अतीक का अहंकार अब भी जिंदा था। 2018 देवरिया जेल, जहां अतीक बंद था, लेकिन वो जेल उसके लिए कैद खाना नहीं, एक नया हेडक्वार्टर बन चुकी थी। लखनऊ का एक बड़ा व्यापारी मोहित जायसवाल दिन दहाड़े अगवा किया गया और सीधे देवरिया जेल के अंदर लाया गया। जेल के भीतर अतीक और उसके गुर्गों ने उसे बेरहमी से पीटा और हथियारों के दम पर उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली। सोचिए, जेल के अंदर कानून कैद था और अपराध आजाद। यहां तक कि जेल के अधिकारी भी उसकी जेब में थे। लेकिन जब इस गुंडई का सच दीवारों के बाहर निकला तो पूरा देश हिल गया और तब सुप्रीम कोर्ट को खुद दखल देना पड़ा। आदेश आया, उसे उत्तर प्रदेश की किसी भी जेल में रखना सुरक्षित नहीं है। 23 अप्रैल 2019 कड़े पहरे में अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अहंकार अब भी सांस ले रहा था। उसे लगा कि साबरमती में बैठकर भी वो उत्तर प्रदेश को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। फरवरी 2023, एक नाम जो 18 सालों से वे उसके खिलाफ दीवार बनकर खड़ा था, उमेश पाल, उसकी आंखों में चुभ रहा था। और फिर साबरमती जेल से एक साजिश बुनी गई। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज, दोपहर जैसे ही उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतरा, अचानक अतीक का बेटा असद अहमद और उसका शूटर गुलाम हथियारों के साथ उस पर टूट पड़े। दिन दहाड़े बम और गोलियों की बौछार। कुछ ही सेकंड में उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मी मौत के घाट उतार दिए गए। और इस बार सिर्फ गवाह नहीं थे, कैमरे थे। पूरा हमला सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अतीक को लगा था कि 2005 की तरह वो फिर से खौफ पैदा कर देगा और कोई गवाह नहीं बचेगा। लेकिन वो भूल गया था, अब 2005 नहीं 2023 चल रहा है और उत्तर प्रदेश भी बदल चुका है। इस घटना के बाद पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने
जो तांडव शुरू किया वो अतीक ने शायद सपनों में भी नहीं सोचा था। उसके पूरे गैंग को एक एक कर निशाना बनाया जाने लगा और फिर कुछ ही हफ्तों में एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में उसके बेटे असद को ढेर कर दिया। जब साबरमती जेल में अतीक अहमद को खबर मिली कि उसका बेटा असद अहमद मारा गया तो अतीक साबरमती जेल में ही फूट फूट कर रोया। वही आदमी जो कभी अदालत में खड़ा होकर मूंछों पर ताव देता था, आज पुलिस वैन में सिर झुकाए बिखर चुका था। 28 मार्च 2023 कोर्ट का फैसला आया, उम्र कैद। पहली बार कानून ने उसे सच में छुआ था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज का कॉल्विन अस्पताल अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद मेडिकल चेकअप के लिए लाए गए। हाथों में हथकड़ी, चारों तरफ मीडिया कैमरे लाइव, हर आंख उसी पर टिकी थी। एक पत्रकार ने सवाल किया, अतीक जी, आप अपने बेटे के जनाजे में नहीं जा पाए, कुछ कहेंगे? कुछ सेकंड की खामोशी और फिर धीमी टूटी हुई आवाज, नहीं ले गए तो नहीं गए। ये उसके आखिरी शब्द थे। अगले ही पल भीड़ में हलचल हुई। 3 नौजवान, गले में प्रेस का फर्जी कार्ड, हाथ में माइक, और अचानक गोलियों की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 10 सेकंड, 18 राउंड फायरिंग। 9 गोलियां अतीक अहमद को, 4 गोलियां अशरफ अहमद को। कैमरे चालू थे, पुलिस सामने थी और देश लाइव देख रहा था। एक साम्राज्य का अंत। हैरानी की बात यह थी, हमलावर भागे नहीं, उन्होंने खुद ही हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। पूछताछ में उन्होंने कहा, हम नाम कमाना चाहते थे अतीक के गैंग को खत्म करके, लेकिन क्या यह सच था या फिर यह सिर्फ मोहरे थे किसी बड़े खेल के? क्योंकि मरने से पहले अतीक अहमद कई बड़े राज खोलने की बात कर चुका था। राज पॉलिटिशियंस के, बिल्डर्स के और सिस्टम के अंदर बैठे उन चेहरों के जो कभी सामने नहीं आते। तो क्या किसी ने उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया? जांच में एक और खुलासा हुआ, सीमा पार कनेक्शन, आईएसआई और लश्कर ए तैयबा तक ड्रोन के जरिए हथियार, पंजाब बॉर्डर से और फिर सीधे अतीक के नेटवर्क तक। वो हथियार जो दुश्मन देश से आए, उन्हीं से भारत की इसी मिट्टी पर खून बहा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो हाइप करो और अपनी राय कमेंट में लिखें। जय हिंद।